अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सुहेल। तो हमारी लास्ट कोलिगेटिव या फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आपको ऑस्मोसिस के बारे में इल्म होना चाहिए, यानी ऑस्मोसिस को पढ़ना ज़रूरी है। और ऑस्मोसिस को समझने से पहले आपको डिफ्यूजन का इल्म होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या होता है? तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स by random motion and collision until mixture become homogeneous। अब spontaneous mixing क्या होती है? जो नेचुरल मिक्सिंग हो रही होती है, जैसे हाई हाई से कहाँ जाता है, हाई से लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की हो रही है, रैंडम हो रही है, रैंडम मोशन हो रही है, कोई मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा है, कोई किस तरफ जा रहा है, और कोलिजन से। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस से मुराद ये है कि प्रॉपर्टी, ये देखें, ये एक सॉल्यूशन है, इसका कोई भी पार्ट लूँ तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। जितने पार्ट इसमें यहाँ पे हैं, जो जो मॉलिक्यूल, जैसे सपोज कर लें ये 1 मोल यहाँ पे शुगर डिजोल्व वाटर के अंदर, तो यहाँ पे भी 1 मोल होना चाहिए। तो इसका मतलब होमोजीनियस का ये मतलब है। उम्मीद है आपको होमोजीनियस की तो पहले समझ आ गई होगी, सॉल्यूशन की डेफिनेशन में भी। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन को मैं आपको समझाता हूँ मजीद। सपोज करें ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है। इधर आपने क्या किया हुआ है? यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल फिल किया हुआ है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो डिफ्यूजन क्या होगी? यहाँ पे देखें, चलो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स इसके भी उधर थे, इसके भी इधर है, ये देखें। अब क्या होगा? ये मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स की इधर कंसंट्रेशन कम है और इन मॉलिक्यूल की तो इधर कंसंट्रेशन है ही नहीं है। तो क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इधर मूव करेंगे और ये मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे? जब तक ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाता। ये मॉलिक्यूल्स तब तक इस मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ मूव कर रहे होंगे जब तक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता। मीन जितने मॉलिक्यूल्स ग्रीन वाले इधर हैं उतने ही ग्रीन वाले दूसरी तरफ हों, जितने मॉलिक्यूल इस ब्लू वाले इधर हैं उतने ही मॉलिक्यूल इधर हों। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा डिफ्यूजन का अमल हो जाएगा। उम्मीद है डिफ्यूजन की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से भी मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन के अंदर हमने एक मेम्ब्रेन यूज कर ली थी। अब यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यूज करेंगे और ये मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है, स्पेशल मेम्ब्रेन है, जिसको हम सिलेक्टिव पार्शली या इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सिलेक्टिव, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि नजर आए, सेमी परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो सिर्फ एक तरह के ही मॉलिक्यूल को यहाँ से पास होने देगी। हम जनरली कहते हैं कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देती है, सोल्यूट को पास होने नहीं देती। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट की, ये सपोज करें ये सॉल्वेंट है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर कम है और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट क्या करेगा? ये सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने दे रही है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ मूव करेगा? अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम ऑस्मोसिस का नाम देंगे। उम्मीद है आपको ऑस्मोसिस की समझ आ गई होगी। अब दोनों का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ
हमारे जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं वो हमारी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो इसको हम ऑस्मोसिस का नाम देंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर विच इज जस्ट रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन क्या, ये हमने बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट इस तरफ आना चाहता है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से इस पे प्रेशर अप्लाई किया है सॉल्यूशन की साइड पे, तो सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट इस तरफ आने से रुक जाता है। तो जो हम प्रेशर सॉल्वेंट को स्टॉप करने के लिए या ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए लगाते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उम्मीद है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की समझ आ गई होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें क्या है, वेंट ऑफ बॉयल लॉ, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, इनको इकट्ठा करके वेंट हॉफ ने एक लॉ बनाया जिसको लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब वेंट हॉफ ने क्या किया, बॉयल लॉ को यूज किया। बॉयल लॉ में ये प्रेशर क्या था, एयर प्रेशर था या गैस का प्रेशर था। तो यहाँ पे इसने यूज किया है प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ये सॉल्यूशन केमिस्ट्री में हम प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं उसका सिंबल पाई है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है, ये आपने याद रखने हैं। तो बॉयल लॉ पहला प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। चार्ल्स लॉ क्या होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। कंडीशन वही है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं। इन तीनों को कंबाइन किया तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई पाई NT/V। इसको प्रोपोर्शन को मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट आया, और ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके पता चला कि ये कांस्टेंट की वैल्यू R के इक्वल ही आई है, जिसको हमने जनरल गैस कांस्टेंट कहा था, जिसकी वैल्यू है 8.082, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो 1 मोल के लिए ये हमारे पास R की वैल्यू है, तो इसीलिए ये मैंने R यहाँ पे लिखा है। इसको कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट, इस R को कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास लास्ट फॉर्म बन गई है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉरी, अब जैसा कि ये लिखा हुआ है V पाई इज इक्वल टू NRT, V को नीचे ले जाए, पाई इज इक्वल टू NV/RT आ जाएगा। टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो ये अब ये देखें, ये क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो ये मोलैरिटी के इक्वल होगी, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास NV किसके इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह C पुट करें, पाई इज इक्वल टू CNRT इंटू C, ये दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं फिर C। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि उसकी नेचर पे। तो यहाँ से हमारी ये लास्ट और फाइनल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। अब हम इस पे थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट इस पे अप्लाई करेंगे। थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट के एज वी नो दैट, ये आपने इक्वेशन बस याद वैसे रख लेनी है, ये अप्लाई करनी है। इसको नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या होगा, राउट्स की पहली डेफिनेशन है जो P इज इक्वल टू P0x1, P0 को नीचे ले आए, ये x1 इधर आ गया। एज वी नो दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है।
यहाँ से x2 इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इस 2 में पुट कर दें तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेचुरल लॉग बोथ साइड ले लें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये आ जाएगा। ये हमारी एक सीरीज बनती है जो कि x माइनस x2 प्लस x2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस हाई टर्म्स को मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो ये लास्ट जिस तरह हमने निगलेक्ट किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, इसी तरह इसको निगलेक्ट कर दिया मैंने, तो ये इसके इक्वल आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये रिजल्ट इसमें पुट किया इसकी जगह -x2। अब मैंने इस यहाँ पे क्या किया, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज की है, इसको माइनस की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज की है और ये माइनस इस माइनस से काट दिए है। उम्मीद है यहाँ तक भी आपको समझ आ गई हो। तो इसको मैंने क्या किया है, दोबारा लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज की है। ये p0 ऊपर आ गया और p नीचे आ गया इज इक्वल टू x2। इस पूरे को मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो ये आ गया। एज वी नो दैट, तो ये आ गया हमारे पास n1 और v1 नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, v के। इस v को इस तरफ ले आए, ये आ गया, इस v को इस तरफ ले आए। n2 हमें पता है कि क्या होता है, w2 इंटू m2 होता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जहाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से m2 आ जाएगा इस तरफ और ये v और पाई आ जाएंगे दूसरी तरफ। RT W2 यहाँ पे आ जाएंगे ये पाई और v। तो हमें ये चीज़ें पता होंगी तो हम m2 फाइंड कर लेंगे। अब n ये मैंने दोबारा लिख ली है, n2 ओवर v किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन मोलैरिटी के इक्वल होगा, ये मोलैरिटी के। तो इसको मैंने c के इक्वल रख लिया। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, इसीलिए ये प्रूव हो गया कि ये और जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ